ओके, ठीक है। एल एल5 विजुअल एप्रिसिएशन का काम करता है, मतलब जो भी हमें विजुअल इनपुट्स बाहर से मिल रहा है उसका एस्थेटिक सेंस, उसकी ब्यूटी को सेंस करने का काम एल5 का है। कलर और शेड्स में क्या डिफरेंस है, कलर का सेंस भी वहां से ही होता है और डायरेक्शन का सेंस भी वहां से आता है। तो अगर अगर एल5 को हम निकाल ले ब्रेन से तो हमें कुछ कलर्स नहीं दिखेंगे, हमें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। तो पूरा जो कलर का जोन है, जो विजुअल इनपुट्स जहाँ से हम कलरफुल इनपुट्स लेते हैं, ब्यूटीफुल हमें सब कुछ दिखता है, तो उसके लिए एल5 रिस्पॉन्सिबल है। और एल5 अगर हाई है तो उस टाइप के लोग नॉर्मली लाइट कलर्स ज्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर अपने आसपास या फैमिली मेंबर्स में भी देखेंगे तो कुछ लोगों को ज्यादा लाइट पसंद होती है और कुछ लोगों को कम लाइट पसंद होती है। उसका रीजन ये होता है कि उनका एल5 हाई है, जिसकी वजह से कम रोशनी में भी वो उन उन लोगों को सब कुछ क्लियर दिखता है, या कम रोशनी को भी वो अच्छी तरह से परसीव कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। अगर किसी का एल5 कम है तो उसको ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ेगी अच्छी तरह से विजुअल इनपुट्स लेने के लिए। तो ये डिफरेंस होता है जो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो एल5 अगर किसी का आई है तो वो ऐसा प्रीफर करता है कि रोशनी थोड़ी कम हो, क्योंकि रोशनी ज्यादा होगी तो उसको कहीं ना कहीं वो दिमाग में अ, दिमाग को ओवरलोड कर देगा, उसको ज्यादा लगेगा, मतलब उसको पिंच करेगा वो रोशनी पूरी तरह से। तो एल5 हाई है, वो कम रोशनी भी प्रिफर करते हैं, लाइट कलर्स यूज करना ज्यादा प्रिफर करते हैं। एल5 किसी का आई है तो वो फेस को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, या विजुअल मेमोरी उनकी बहुत अच्छी है, लोकेशंस को याद रख सकते हैं, मैप्स को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी पर्सन को एक बार देखा है तो बाद में 2 साल बाद भी मिलते हैं तो उनको उनका फेस याद होता है, उनको पता होता है। मेरे ग्रुप में ही एक फ्रेंड है, उसका एल5 बहुत स्ट्रांग है। तो वो किसी पर्सन से मिलता है और बाद में 10 साल बाद भी जब वो मिलता है, जबकि उसका पूरा लुक, उसका फेस पूरी तरह से चेंज हो गया, फिर भी उसको याद होता है कि ये पर्सन को मैं यहाँ पे मिला था, इस जगह पे मिला था, ये यहाँ पे रहता है। इतना स्ट्रांग उसका विजुअल मेमोरी है, और वहाँ पे पैटर्न भी बहुत स्ट्रांग उसका बना हुआ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वन बाय वन। तो फेस लोकेशंस मैप्स याद रखना उनके लिए इजी होता है, और जिनका एल5 कम होता है उनके लिए फेस लोकेशंस या मैप को याद रखना इजी नहीं होता है ना। और ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार हमें कहीं पे जाना हो, हम एक बार गए हैं फिर भी हमें दूसरी बार जाने से पहले पूरा हम मैप को फिर से कंस्ट्रक्ट करते हैं दिमाग में, और बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम इतना इजीली उसको मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं विजुअली। तो ये एल5 की वजह से होता है, एल5 कम ज्यादा होने की वजह से होता है। और एल फाइव अगर ज्यादा है तो वो लोग जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस में अच्छा कर लेते हैं, जहाँ पे विजुअल इनपुट्स की ज्यादा जरूरत होती है। एल5 अगर ज्यादा है तो वो लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि उनके हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन हो, या क्लीनलीनेस वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, एम्बियंस उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग जगह देख के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग फुटपाथ पे, या जो जो जगह पे क्लीनलीनेस नहीं है या क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है वहां पे जाना पसंद नहीं करते हैं। और कुछ लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी एल5 रोल प्ले करता है कि एल5 अगर अच्छा है तो उनके लिए एम्बियंस, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, विजुअल एनवायरनमेंट कैसा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और इसी वजह से कुछ लोग ब्रांडेड चीजें ही पसंद करते हैं ना, कपड़े लेते हैं, तो चाहे उनकी सैलरी कम हो, आप ऑब्जर्व करना कि उनकी इनकम कम है, सैलरी कम है, फिर भी वो लोग ब्रांडेड चीजें ही यूज करेंगे, चाहे वो एक्सपेंसिव हो फिर भी, क्योंकि वहां पे एल5 रोल प्ले कर रहा है। वो लोग शॉपिंग भी बार बार करते रहेंगे, चाहे उनके पास कपड़े है बहुत, फिर भी वो शॉपिंग करने में बिजी रहेंगे, या नई नई चीजें परचेज करते रहेंगे। विजुअल एनवायरनमेंट चेंज करना उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, या विजुअल अलग अलग इनपुट्स देना भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है।
और ऐसे लोगों का लाइफस्टाइल भी ऐसा होता है कि शायद हमें ऐसा लगे कि वो लोग शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। उनको अच्छा फील होता है, वो अच्छी तरह से दिखते हैं तो उनको खुद को पहले अच्छा फील होता है, इसलिए वो लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो बच्चों में भी आपको ये देखने को मिल सकता है और बड़ों में भी देखने को मिल सकता है। तो एक लाइफस्टाइल मतलब दिखता है उन लोगों की लाइफ में। और कुछ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, क्या कपड़े पहन के वो निकले हैं उससे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात हो सकती है अगर उनका L5 बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में, दूसरे लोगों के बीच में। और यहाँ पे भी L5 रोल प्ले करता है। तो L5 अगर हाई है तो कोई कैलीग्राफी में अच्छा कर सकता है, स्केचिंग में, पोर्ट्रेट में, लोगो इमेज डिजाइनिंग के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। वहां पे भी L5 रोल प्ले करता है। और कुछ लोगों का आपने ऑब्जर्व किया होगा कि टैटू बनवाया है बॉडी पे, अलग अलग टाइप के, मतलब हम समझ ना पाए उस टाइप का भी टैटू बनवाते हैं, बार बार बनवाते हैं और बहुत सारे बनवाते हैं। तो यहाँ पे भी L5 रोल प्ले कर रहा है। सारे लोग म्यूट कर दीजिए अपने आप को, सब लोग म्यूट कर दीजिए। एट द एंड हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, सब लोग म्यूट कर दीजिए। और L5 अगर लो है, प्लीज सब लोग म्यूट कर दीजिए अपने आप को। L5 अगर लो है तो ऐसा समझना चाहिए कि उनका कलर का अंडरस्टैंडिंग, शेड्स, एक कलर होते हैं तो उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं। अगर आप लोगों को पता है रेड कलर है तो रेड कलर में भी अलग अलग 10-15 अलग अलग टाइप के शेड्स होते हैं। अगर कोई डिजाइनिंग के फील्ड में है तो उनको पता होगा। तो L5 लो है तो उनको बेसिक कलर्स पहले सिखाना चाहिए, उनको कलर का अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और L5 लो लो है तो उन लोगों को ब्राइट कलर्स ज्यादा पसंद होते हैं, या ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे टाइप के कलर्स उनको ज्यादा पसंद होते हैं। कुछ लोग ब्लैक व्हाइट ग्रे पहनना ही पसंद करते हैं L5 लो होने की वजह से, या ब्राइट कलर्स ज्यादा पसंद करते हैं। और किसी स्टूडेंट का L5 लो है तो उसको ब्राइट कलर का मार्कर यूज करना चाहिए, अगर L5 हाई है तो उसको लाइट कलर का मार्कर यूज करना चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो हमें समझना चाहिए। और जो लोगों का L5 लो है वो नॉर्मली शार्प कॉर्नर्स पसंद करते हैं डिजाइनिंग में। और जिन लोगों का L5 हाई है वो स्मूथ कॉर्नर पसंद करते हैं। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि L5 से ब्यूटी की सेंस आती है। वो L5 जिसका है उसके लिए एस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है आसपास का एनवायरनमेंट, वो इम्पोर्टेंट है। तो जहां पे भी स्मूथनेस होती है डिजाइनिंग में, स्मूथ कर्व्स होते हैं, वो चीजें ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है शार्प कर्व्स के, शार्प कॉर्नर्स के कंपैरिजन में। तो L5 लो है तो उस टाइप के लोग अगर आप देखेंगे तो शार्प कॉर्नर्स या शार्प डिजाइन ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि L5 हाई होगा तो उनको स्मूथ कॉर्नर्स या कर्व्स वाले डिजाइन ज्यादा पसंद होंगे। और जहाँ पे भी कर्व्स होंगे या मतलब स्मूथ एक फीलिंग होगा डिजाइन का, वहां पे वो ज्यादा ब्यूटीफुल बाय डिफॉल्ट दिखेगा। तो ये L5 का फंक्शन है जो हमने डिस्कस किया कि L5 इस तरह से काम करता है। L5 लो होता है तो क्या होता है, हाई होता है तो क्या होता है। और बाद में आगे कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे और अलग अलग तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। पैटर्न का क्या इफेक्ट होता है, दूसरी चीजों का क्या इफेक्ट होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, पूरा डिटेल में समझ रहे हैं कि पर्टिकुलर एक एक लोब का फंक्शन क्या है। L5 को हमने डिस्कस किया, उसके बाद विजुअल जोन में एक दूसरा जो लोब होता है वो R5 होता है। R5 और L5 मिलकर पूरा विजुअल लोब क्रिएट करते हैं, जिसमें L5 राइट ब्रेन का पार्ट है और R5 है वो लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है। तो R5 के बारे में अब बात करते हैं कि R5 क्या है। R5 माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का काम करता है। एल फाइव और R5 को कंपेयर करें तो L5 है वो पूरा पिक्चर देखता है ना, पूरा पिक्चर उसको कैसे लगता है, उसको कैसे फील हो रहा है। राइट ब्रेन इज ऑल अबाउट फीलिंग, राइट ब्रेन का काम है फील करना, और लेफ्ट ब्रेन का काम है एनालिसिस करना। तो हम जहाँ पे भी राइट लोब की बात करेंगे तो वहां पे फील करने की बात ज्यादा होगी,
वहां पे स्पॉन्टेनिटी की बात ज्यादा होगी, वहां पे इंट्यूशन की बात ज्यादा होगी। और जहां पे भी हम लेफ्ट ब्रेन की बात करेंगे तो एनालिसिस की बात होगी, प्रॉफिट लॉस की बात होगी, और मैथमेटिक्स की बात होगी, ऑब्जर्वेशन की बात होगी, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की बात होगी। तो ये सारी चीजें लेफ्ट ब्रेन से आती है। तो विजुअल ब्रेन, विजुअल लोब के दो पार्ट्स हैं ना। एक ब्रेन है वो फील करता है कि उसको कैसा लग रहा है, पूरा ओवरऑल उसको फील कैसे हो रहा है। और दूसरा ब्रेन है वो वहां पे छोटी छोटी चीजें डिटेल में ऑब्जर्व करेगा कि ये ऐसा होता तो कैसा होता, ये ऐसा होता तो कैसा होता। मतलब नुक्स निकालने वाला काम जो है वो लेफ्ट ब्रेन का है, और राइट ब्रेन का काम सिर्फ फील करना है कि उसको कैसा लग रहा है। तो R5 का काम है माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना। जो पूरा पिक्चर देख रहा है राइट ब्रेन, उसका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन R5 करेगा। तो विजुअल आइडेंटिफिकेशन भी उसको बोल सकते हैं। L5 विजुअल एप्रिसिएशन का काम करता है, मतलब विजुअली जो दिख रहा है उसको एप्रिशिएट करता है, उसको फील करता है। और R5 विजुअल आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको डिटेल में एनालाइज करता है कि क्या उसमें अच्छा है क्या नहीं है। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मतलब कोई मोबाइल सपोज है हमारे हाथ में, तो L5 उसको फील करता है ना कि ओवरऑल उसका फील कैसा आ रहा है मुझे, मुझे अंदर से कैसा फील हो रहा है उसको देख के। और जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन वाला जो पार्ट है वो देखेगा कि इसका स्विच कैसा है, इसका टच पैड कैसा है, इसका कवर कैसा है, है ना। इसका इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। मतलब पूरा माइन्यूटली इसको डाइसेक्ट करके इसको डिटेल में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव विजुअली कैसा उसको लग रहा है वो डाइसेक्ट करेगा पूरी तरह से। ये R5 का काम है। तो जहां पे भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जो भी काम में हमें माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां पे R5 का रोल है। वहां पे R5 इम्पोर्टेंट है। तो टेक्स्ट एंड फिल्म एडिटिंग, अगर अगर कुछ हमें एडिट करना है, कोई टेक्स्ट है और उसको प्रूफ रीडिंग करना है या एडिट करना है, दूसरी बार चेक करना है, तो वहां पे माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे एरर निकालना है, डिटेल में देखना है चीजों को। तो R5 वहां पे रोल प्ले करेगा। अगर ड्राइविंग हम कर रहे हैं तो ड्राइविंग में भी हमें माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है कि जितना हमारा अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा उतना ही बम्प हमें क्लियरली दिखेगा, या रोड पे कोई टर्न आ रहा है वो पहले से क्लियरली दिख जाएगा। तो वहां पे भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। एक्चुअल में दोनों की जरूरत है ड्राइविंग में, R5 L5 की दोनों की जरूरत है, क्योंकि साइज और शेप का अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए हमें ड्राइविंग में, और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन भी चाहिए कि जब हम ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं तो वहां पे बिल्कुल ज्यादा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है और बहुत कैलकुलेटिव होके ऑब्जर्वेंट होके हमें वहां पे ड्राइव करना है। तो वहां पे R5 की ज्यादा जरूरत है। वाइल चेकिंग पेपर्स, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स है। तो जो टीचर का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अच्छा है वो मतलब विदाउट एरर बहुत अच्छी तरीके से गलती किए बिना वो अच्छे मार्क्स दे सकता है, या कम टाइम में वो ज्यादा पेपर्स चेक कर सकता है। तो टीचर के लिए पेपर चेक करते वक्त माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए। लॉयर के लिए चाहिए, क्योंकि लॉयर को बहुत सारा रीडिंग करना पड़ता है। और रीडिंग की पर्टिकुलर बात करें स्टूडेंट के लिए, तो R5 उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट का R5 कम है तो वो रीडिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है, रीडिंग उसके लिए पेनफुल है। उसके कुछ रेमेडीज हो सकते हैं या दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं जो हम आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन किसी को करना है ना, पुलिस है या कोई एजेंट है या कोई स्पाई है, उसको कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, तो वहां पे भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन उनको चाहिए। स्पोर्ट्स में जहाँ पे हाई रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है, किसी को कोई क्रिकेट खेल रहा है उसको कैच करना है बॉल को, या विकेट कीपर है तो उसको भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए, है ना। छोटा सा भी रिफ्लेक्शन उसको तुरंत दिखना चाहिए। या बैट्समैन है तो उसको भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि वहां पे बहुत कम टाइम है रिस्पॉन्स करने के लिए। तो जितना क्लियरली उसको दिखेगा उतना ही वो अच्छा उसको प्ले कर पाएगा। मेडिकल बायोलॉजी के फील्ड में भी चाहिए, एक डॉक्टर को भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है और R5 कम है तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। डॉक्टर के भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के। किसी आयुर्वेद होता है, होम्योपैथ होता है, MBBS होता है,
वेटरनरी होता है, नेचुरोपैथी होता है, वो भी आगे हम करियर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो मेडिकल फील्ड में अलग अलग डॉक्टर्स को भी अलग अलग टाइप का टैलेंट की जरूरत है। किस कोई ऑडिट कर रहा है, ऑडिटिंग का काम कर रहा है, तो उसको भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। इमिटेशन, मिमिक्री, माइम किसी को करना है, किसी की मिमिक्री करनी है या किसी का इमिटेशन करना है, तो वहां पे भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जिसका अच्छा है वो अच्छी तरह से मिमिक्री कर सकता है। एक्टिंग में भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए, क्योंकि लोगों को ऑब्जर्व करना है, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है, और उन्हीं कैरेक्टर्स को बाद में एग्जैक्टली exactly अपने अंदर लाना है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से ही वो काम स्टार्ट होता है। तो दूसरे दूसरे लॉब्स भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन R5 भी उनको कहीं ना कहीं चाहिए। तो R5 हाई है तो ये सारी चीजें वो लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया। और R5 किसी का लो है, तो R5 लो है तो उस टाइप के लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, अपने आसपास चीज है लेकिन वो नजर नहीं आती है। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि आसपास में ही है, सामने ही है, फिर भी हमें दिखता नहीं है। और बच्चों के साथ क्या होता है, स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, वो लोग स्पेलिंग में एरर्स करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेलिंग कितनी भी बार हम सिखाए फिर भी वो एरर को रिपीट करते हैं या याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि स्पेल स्पेल एग्जैक्ट स्पेल कैसे करना है, और उसको जो याद करने वाला, उसको जो विजुअली स्टोर करने वाला जो पार्ट है स्पेलिंग को, वो R5 है। और R5 लो होने की वजह से एक ही स्पेलिंग में बार बार बच्चा गलती कर सकता है, स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं, और सिली मिस्टेक्स भी बच्चे करते हैं। R5 जिनका लो होता है वो एग्जाम में मिस्टेक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन वो जल्दी जल्दी में देख देख ही नहीं पाए और उसका आंसर ही नहीं किया, और बाद में घर पे आके पता चला कि ये क्वेश्चन तो मैं आंसर करना ही भूल गया है, क्योंकि R5 उसका काम है, वो देख नहीं पाया और वहां पे कम टाइम था, और उसकी वजह से जल्दी जल्दी में वो उसको एड्रेस करना ही भूल गया, या कोई क्वेश्चन कुछ था और कुछ और लिख कर आ गया, सही तरीके से उसने रीड नहीं किया क्योंकि माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कम था। तो इस टाइप के बच्चों को रीडिंग पसंद नहीं होता है, रीडिंग में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, रीडिंग उनके लिए पेनफुल होता है, थोड़ा रीडिंग करने के बाद वो अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, या उन ऐसा होता है कि हमारे साथ भी होता है। ये बच्चों के लिए नहीं है, हम सब पे भी अप्लाइड है, तो हमें खुद को भी देखना है। यहाँ पे जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सब लोगों पे एक्चुअली अप्लाई है। तो हम लोगों के लिए भी रीडिंग कंफर्टेबल नहीं होता है। अगर R5 हमारा कम है तो हम भी रीडिंग करना प्रिफर नहीं करते, हम सुनना या वीडियो देखना प्रिफर करेंगे। रीडिंग करेंगे तो 2-4 पेज या थोड़ा देर रीड करने के बाद हम उसको छोड़ देंगे, या कभी भी कोई पूरी बुक हम रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा विजुअल जोन वहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। बेड जजमेंट ऑफ स्पीड, स्पीड का बेड जजमेंट हो सकता है R5 लो होने की वजह से, बिगर फॉन्ट। तो R5 कम लो है किसी बच्चे का तो एक्चुअल में उनको बिगर फॉन्ट्स वाली बुक देनी चाहिए, या उनकी उनकी बुक इस टाइप की है जिसमें फॉन्ट छोटे छोटे हैं। तो अगर छोटे फॉन्ट वाली बुक है तो उसको विजुअली देखने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉन्ट छोटे हैं, उसका विजुअल सेंस उतना अच्छा नहीं है कि वो क्लियरली देख पाए, एफर्टलेसली देख पाए। तो ऐसा कर सकते हैं कि वही बुक को हम एनलार्ज करके, जेरोक्स करवा के, फिर बाइंडिंग करके उसको दे, या वही बुक को हम टीवी में ओपन करके दे या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ओपन करके दे जहाँ पे हम जूम कर पाए। तो बिगर फॉन्ट वाली चीजें होगी तो R5 कम होगा तो भी वो सस्टेन कर पाएंगे, वहां पे कैरी कर पाएंगे और लंबे समय तक वहां पे बने रहेंगे। लेकिन अगर छोटे फॉन्ट वाली बुक होगी तो डेफिनेटली वो लोग 1-2 पेज से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे और पेनफुल हो जाएगा। और ये आप लोग खुद पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका R5 कम है और छोटे फॉन्ट वाली कोई बुक रीड कर रहे हैं तो आप उसको ज्यादा देर तक रीड नहीं कर पाएंगे। और कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो R5 L5 दोनों लो होते हैं, या मेडिकल इश्यूज होते हैं 21st वीक की प्रेगनेंसी होने के बाद कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। और कई बच्चों के दोनों लोब्स जब लो होते हैं R5 L5, तो उनको मिरर इमेजेस आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे कई बच्चे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बी की जगह वो डी बोलते हैं, या बी की जगह वो डी लिखते हैं, और डी की जगह बी लिखते हैं। और कई बार बच्चे 9 और 3 में भी ऐसा करते हैं, पी और क्यू में भी ऐसा करते हैं।
अ, लेकिन वो R5 L5 लो है, इसकी वजह से उनका अंडरस्टैंडिंग, उनको दोनों सेम जैसे लगते हैं, इसलिए दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से स्पेलिंग में भी वो बार बार गलतियां करते हैं। और यहाँ पे BD93PQ, उसमें सबसे ज्यादा उनकी गलतियां होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसलेक्सिक है या उनको डिसलेक्सिया है। R5 L5 लो है उसकी वजह से है, लेकिन आगे जैसे ही उनके कॉग्निटिव जोन्स डेवलप होंगे, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो ये जो गलती है वो ऑटोमेटिकली वो लोग करेक्ट कर लेंगे। इनको डिसलेक्सिक नहीं बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत छोटा होता है और कोई पर्टिकुलर जोन कम होने की वजह से होता है, लेकिन हम बच्चे को लेबल लगा देते हैं, एक्चुअल में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये बच्चे डिसलेक्सिक नहीं है, उनका R5 L5 लो है, तो इस वजह से वो शुरुआत में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आगे जाके वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अभी तक जो डिस्कस किया वो सब समझ में आया? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर सब कुछ समझ में आया है अभी तक R5 L5 के बारे में जो हमने डिस्कस किया। हमने 3 पॉइंट को डिस्कस किया, 3 अलग अलग टॉपिक्स पे बात की। हमने एक तो राइट लेफ्ट ब्रेन के बारे में बात की, किस तरह से ब्रेन काम करता है, किस तरह से डिसीजन लेते हैं और बाद में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर थोड़ा 30,000 फीट व्यू अभी हम देख रहे हैं ना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं सारी चीजों को। बाद में सारी चीजों को हम कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करके हम पूरा पिक्चर, पूरा व्यू जो हमें मिल रहा है ना, उसको हम पूरा क्लियर कर देंगे। और जब पूरा व्यू क्लियर हो जाएगा, तब हम कॉन्फिडेंटली किसी भी पर्सन के साथ, पेरेंट्स के साथ अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे इस सब्जेक्ट को लेकर, कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो आपके कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसके ऊपर। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, R5 L5 दो लोब से हमने डिस्कस किए, और हमने राइट लेफ्ट ब्रेन के बारे में थोड़ी बात की। हेलो। यस नारायण जी। सर अभी जो L5 R5 वगैरह जो है राइट और लेफ्ट में, यस, जो एज के हिसाब से चेंज होते हैं या कांस्टेंट रहते हैं, समझे, मीन्स सेम रहते हैं? सेम रहते हैं, लेकिन उसको नर्चर कर सकते हैं, उस पे हम बात करेंगे आगे नारायण जी। ठीक है, कि ओके ओके ओके। कोई 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 चीज अगर कम है तो नर्चर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए, कहाँ पे फोकस नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम बहुत सारी बात करेंगे, और बहुत सारे केस स्टडी भी हम डिस्कस करेंगे इसी ट्रेनिंग में। तो हम करेंगे इस पे बात नारायण जी आगे। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, किसी किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्या लर्निंग हुआ अभी तक जो हमने डिस्कस किया, उसमें क्या लर्निंग हुआ? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं या चैट में बता सकते हैं। हेलो। हाँ बताइए प्रिंस जी। या मोइन सर। सर पूछना था, जैसे इसमें हम वही लूप्स वगैरह देखते हैं ना, अल्नार लूप और रेडिकल वगैरह, यही कुछ 5-6 कॉन्सेप्ट्स होते हैं राइट इसमें? राइट राइट। तो सर उसका कुछ मतलब वो याद करने का कुछ इजी मतलब कॉन्सेप्ट है अपने पास? क्योंकि वही अपने आप में मतलब बहुत ट्रिकी सा लगता है। राइट, बहुत बहुत सही आपने क्वेश्चन रेज किया प्रिंस जी। एक्चुअल में इस ट्रेनिंग को हम इस तरह से करेंगे ना प्रिंस जी, कि उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिना याद रखे ही आपके अंदर वो आ जाएगा प्रिंस जी। ठीक है, ये पूरा ट्रेनिंग इस तरह से करेंगे आगे। बेसिकली तो हम जो बच्चे के अंदर इनबिल्ट जो कैपेबिलिटीज हम कह सकते हैं कुदरत की तरफ से हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं और उनको ही नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे आगे जब केस स्टडी लेंगे ना, अभी हम बेसिक्स एक एक चीज को अलग अलग एड्रेस कर रहे हैं प्रिंस जी, ताकि पहले तो हमें क्लियर हो कि सारे लॉब्स के फंक्शंस क्या है, वो हमें क्लियर हो जाए।
और बाद में पैटर्न्स पे भी बात करेंगे, पर्सनालिटी पे भी बात करेंगे, ओवरऑल ब्रेन का पोटेंशियल क्या रोल प्ले करता है उस पे भी बात करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और बाद में सबको कंबाइन करके फिर क्या करना है आगे, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से एक एक स्टेप को हम लेंगे कि आगे फिर आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है ना। ये हम जो बात कर रहे हैं ना कि ये पैटर्न में क्या होता है, ये पैटर्न हम यहाँ पे रट्टा नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे इंटरनलाइज करेंगे सारी चीजों को, ताकि हमें याद ना करना पड़े और हम फ्री फ्लो में बात कर पाए। जब भी इस पे बात करें तो हमें पूरा क्लैरिटी हो कि यहाँ पे ये है तो ये होगा, यहाँ पे ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। हमें ऐसा याद ना करना पड़े कि लूप है तो उसके बारे में क्या बोलना है, वॉल है तो उसके बारे में क्या बोलना है। हमें वो पता ही हो अंदर से, है ना, कि यहाँ पे क्या होगा। ये इतना वही मतलब सर, डिटेल मेन में बात डेप्थ वही में आ जाती है जाएंगे। कि हमें हमें खुद पे ही नहीं कॉन्फिडेंस होता कि ये रियलिटी में होता भी है कि हमें किसी ने टोपी डाल दी है इसलिए हम दूसरों को डाल रहे हैं। क्या टोपी डाल दी है किसी ने, प्रिंस जी? नहीं नहीं, कहने का मतलब सर जैसे वो मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया गया ना, जिन्होंने ट्रेनिंग दे दी उन्होंने दे दी, बस ट्रेनिंग ही दी बस। राइट, राइट। तो आपको क्या फील होता है कि एक्चुअल में ये काम करता है? आपने अपना रिपोर्ट किया है प्रिंस? शायद हेलो। डिस्कनेक्ट। हाँ प्रिंस जी, आपने अपना रिपोर्ट किया है, आपका क्या फीलिंग है? आपको लग रहा है कि ये हाँ, सही है, ये सर टोपी मैंने लगा मैंने रहेगा? एक्चुअली आपको सिर्फ क्या लग रहा अपनी रिपोर्ट ही बना के चेक की थी उनसे। है? जो उन्होंने मेरा डायग्नोस किया उस हिसाब से मेरे को सही लगा। उसके बाद मैंने किसी को कोई डायग्नोस नहीं कर पाया एक्चुअली। ठीक है, अगर आपको अपना सही लगा है तो आपने ये लैंग्वेज आप क्यों यूज कर रहे हैं कि हम टोपी लगा रहे हैं किसी को? नहीं 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 सर, मैं अदरवाइज मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपने अंदर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है सर। बात ये होती है ना कि मैं अगर किसी को समझा रहा हूँ तो सबसे पहले तो मेरा उसमें कॉन्फिडेंट होना राइट, राइट, जरूरी है ना। राइट, राइट, वालेकुम सलाम। मतलब आई एम नॉट मतलब किसी को गलत नहीं मैं कह रहा, लेकिन राइट, सबसे पहला मेरा खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें, ताकि मैं दूसरों को कॉन्फिडेंस में ला सकूं। राइट। और कॉन्फिडेंस नहीं है उसका रीजन क्या है, ये आइडेंटिफाई किया आपने प्रिंस? सर ट्रेनिंग पार्ट जो दी गई वो मतलब ऐसे ही राइट, दी गई, बस उन्होंने फॉर्मेलिटी पार्ट ही किया बस। राइट, राइट। तो हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ना वो एक्चुअल में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कर रहे हैं, और आप बिल्कुल सही फील कर रहे हैं। और मैंने भी एक दिन ये फील किया था जो आप फील कर रहे हैं। मैंने भी आपकी तरह ही किसी से प्रोडक्ट लिया था और मुझे भी ट्रेनिंग नहीं मिला था। और मैं जब पहली बार किसी का रिपोर्ट बना के काउंसलिंग करने गया तो मुझे एक्चुअल में समझ में ही नहीं आया प्रिंस जी की बात क्या करना है। मैं मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो गया था और इतना कंफ्यूज हो गया था कि पता नहीं मैं इसको आगे कर पाऊंगा। जो आप फील कर रहे हैं ना प्रिंस जी, वैसा ही मैंने क्योंकि फील हम और नॉर्मल क्वेश्चन ही नहीं फेस कर पाएंगे तो कुछ उन्होंने ट्रिकी कह दिया फिर तो अलग ही बात पहुंच जाएगी। क्या क्या कह दिया? मैंने कहा सर हम नॉर्मल क्वेश्चंस को ही नहीं फेस कर पाएंगे तो उन्होंने कुछ ट्रिकी कह दिया, क्योंकि जो हमारे सामने कोई कस्टमर है वो तो सर मतलब सिलेबस से नहीं बात करेगा ना, कुछ भी बात कर सकता है वो। नहीं, आप बिल्कुल सही सही बात कर रहे हैं प्रिंस जी, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। और इसलिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं पूरी तरीके से कि हमें हमें थैंक यू। हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए, हम हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी तो हम कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। हमें क्लैरिटी नहीं है इसलिए हमें लग रहा है कि हमें प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता हम्म। है एक्चुअल में मैं इसको प्रमोट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सामने वाले को क्या मैं बताऊंगा। क्या समझाएंगे हम, सही बात। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है प्रिंस जी, आप बने रहिए, बहुत अच्छा टूल है ये। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ, बस हमारे पास नॉलेज की कहीं ना कहीं कमी है। इस वजह से हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। और ये बेस्ट टूल है और बहुत हम हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की। तो बने रहिए, वन बाय वन हम इतनी इंटरेस्टिंग इस ट्रेनिंग को बनाएंगे कि आपको लगेगा कि डीएमआईटी के जरिए ये भी हो सकता है, ये भी जान सर सकते इसका डे वन जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी वही वाली है? हैं। सॉरी? जो मतलब आपने इससे पहले रिकॉर्डिंग भेजी है वो डे वन ही है बेसिकली, जो आपने पहले कल या परसों हाँ, रिकॉर्डिंग भेजी थी? वो पहला ही सेशन है और ये दूसरा सेशन है। तो कंटिन्यू हम संडे के संडे ये सेशन को करेंगे और वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे सर। राइट। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ओके। सर। हाँ अली जी, बताइए, आप कुछ बता रहे थे। राजेश जी, मुझे एक क्वेश्चन था खाली। हाँ। ये जो आप
जो ये सेशन कर रहे हैं हम ट्रेनिंग का, तो ये रिकॉर्डिंग्स आप एवरी टाइम भेजने वाले हैं? हाँ, एवरी टाइम भेजने वाले जी। ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ ठीक है। और किसी को बताना है क्या सीखा आज की ट्रेनिंग से, पर्टिकुलरली क्या सीखा? और नोट्स बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर नोट्स नहीं बनाया है तो हमने जो टाइम यहाँ पे दिया है वो वेस्ट हो जाएगा। तो सारे लोग नोटपैड और पेन रखिए, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है ना। हम दूसरी बार ट्रेनिंग देखने का टाइम राजेश जी, हो ना मैं हो। राजेश जी, मेरा क्वेश्चन प्रिसाइजली इसी वजह से था क्योंकि आज संडे है, तो घर में काम भी चल रहा है, मैं किचन में काम कर रही हूँ और सेशन भी सुन रही हूँ। तो इसीलिए मेरा प्रिसाइज क्वेश्चन उसी चीज के लिए था कि अगर रिकॉर्डिंग है तो लेटर ऑन फिर फुर्सत में बैठ के जब कोई काम नहीं हो तब वो नोट्स बना सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम इतने बिजी है कि हमें रिकॉर्डिंग देखने का भी टाइम मुश्किल से मिलता है। तो पहली बार में ही हमने अगर नोट्स बना लिए, दूसरी बार हमें देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपीट तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं और सबको मिलेगा रिकॉर्डिंग। ठीक है। आज आज के पर्टिकुलर सेशन में क्या लर्निंग हुआ, क्या सीखा आपने? R5 L5 के बारे में बात की, ब्रेन लोब्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात की। तो क्या एक दो पॉइंट्स थे जो मतलब आपको लगे कि ये आगे बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और ये यूजफुल है मेरे लिए? कुछ भी अनम्यूट करके आप बात कर सकते ये L5 लो होने पे जो आपने बताया कि उनको बेसिक कलर्स सिखाने से, अंडरस्टैंडिंग से शुरू करें और उनको ब्राइट कलर्स पसंद होते हैं, ये मेरे लिए नई चीज थी कि L5 हाई है तो उनको हल्के रंग पसंद होंगे, हैं। सूदिंग कलर्स पसंद होंगे। ये मेरे लिए नई चीज थी जानने के लिए। यस, राइट राइट राइट। और घर में भी आप ऑब्जर्व करना और आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये चीज ज्यादा क्लियर होगी कि कई लोगों को ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए और कई लोगों को ब्राइटनेस कम चाहिए। आप देखना, आप स्क्रीन का जब लोग यूज करेंगे ना, तो वहां पे घर पे टीवी देख रहे हैं या दूसरी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा कि ब्राइटनेस किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए भी हमारा विजुअल जोन रिस्पॉन्सिबल है। मैं खुद पे ही अप्लाई कर रही हूँ। सॉरी। मैं खुद पे ही अप्लाई करके चेक कर रही हूँ इस बात को। मेरे यस। हस्बैंड का L5 हाई है और मेरा L5 लो है। तो मुझे ये ब्राइट मुझे कलर्स, ये वो ब्राइट अपने कलर्स। फोन में, उनके फोन में ब्राइटनेस बहुत डिम रहती है, तो मैं उनके फोन में कुछ देख ही नहीं सकती जब तक कि ब्राइटनेस ना बढ़ाऊं। है ना। तो छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे DMIT के साथ पूरी तरीके से, और हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, एक्चुअल में ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है और हम सही काम कर रहे हैं। किसी को टोपी लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, जी। है ना। नहीं, ये बहुत अच्छा फील्ड है। मैंने जैसे कि दो जगह से सीखा है, लेकिन एक जगह से जहां से मैंने सीखा उन लोगों को तो इतना भी नहीं मालूम कि लूप, अगर उनका सिर्फ सिंपल सा एक यही था कि अर्नर लूप तब है जब प्रिंट लेफ्ट में जा रहा है और रेडियल लूप तब है जब राइट में जा रहा है। इस बात से कोई मतलब नहीं कि लेफ्ट हैंड का प्रिंट है या राइट हैंड का प्रिंट है। तो मतलब इतनी बड़ी कंपनी वो लोग चला रहे हैं, लेकिन इतना बेसिक, मैंने उनकी वो रिकॉर्डिंग रखी हुई है अपने पास कि यस, उन्होंने जो ये मेरे को वॉइस रिकॉर्ड मैसेज करके भेजा है कि आपने ये देखना ही नहीं कि लेफ्ट का प्रिंट है कि राइट का प्रिंट है। राइट राइट सानवी जी। और मैंने भी यही फील किया है सानवी जी। किसी को हम यहाँ पे ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इतने ज्यादा चार्ज कर रही है और इतना गलत लोगों को इंफॉर्मेशन दे रही है और गलत रिपोर्ट भी एक्चुअल में लोगों को दे रही है कि हमें एग्जैक्टली हमें 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 ऐसा फील होगा कि इन लोगों को एक्चुअल में शूट कर देना चाहिए ना। हमें इमोशनली ऐसा लगेगा कि ये लोग इतना अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, मतलब वो लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, हमें हमें लगेगा कि ये लोग तो बहुत सही काम कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट। माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी तरह तरीके से अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं जो। अपने को सिर्फ यूट्यूब पे प्रमोट कर रहे हैं जिससे उनका बिजनेस चल रहा है। यूट्यूब पे ऐसे पुट्रे करते हैं कि हम शेर ही शेर हैं, बाकी सब कुछ नहीं जानते। यस तो यस। उस चक्कर में बहुत से लोग, मेरे को लगता है मेरे जैसे, फंस जाते होंगे
पर वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं कि मैंने मतलब ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा मतलब उनको नहीं पता होगा। यस, चलिए, यहाँ पे इतने लोग हैं, कुछ लोग शायद अभी नए इस फील्ड में नए हैं, तो नाम भी उनका बता देते हैं। उनका नाम है टीम 360 डिग्री। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। विनीत जी, विनीत शर्मा, जयपुर। इन लोगों ने तो जयपुर। मतलब सर, 1-1.5 लाख रुपया खर्च किया, बट कुछ भी। अभी आइरिस आइरिस का एग्जांपल दे रहे हैं सर, आप आइरिस की फ्रेंचाइजी ले लो। मतलब मुझे पहले डीएमआईटी का ही क्लियर नहीं हुआ अभी तक। और आज बताऊं सर, एल5 के बारे में जो आपने डीपली बताया ना, मैं तो हमेशा स्किप कर जाता हूँ इसको, क्योंकि फील्ड में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस ही फील नहीं होता। नए नए ये सॉफ्टवेयर आपने आते कैसे हैं। कैसे अंदाजा लगाया कि यही कंपनी है इतनी सारी कंपनीज में से? आपने आपने डिस्क्राइब किया ना सानवी जी यूट्यूब के बारे में, तो यूट्यूब में सबसे ज्यादा वही लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो और मैं सबको जानता हूँ रियली किस तरह से नॉर्मली काम करते हैं, और सब लोगों के क्लाइंट्स एक्चुअल में हमारे पास आते हैं, और सब लोगों